Circular motions section ABC. तो C4 पार्ट 2 का 2 का C4 a coin placed on a rotating हाँ, sir. turntable, यही है। हाँ सर। ये एक टर्न टेबल है, घूम रहा होगा। अब इसके ऊपर एक कॉइन प्लेस्ड है, मान लो r डिस्टेंस में प्लेस्ड है। अब ये क्योंकि टर्न टेबल घूम रहा है तो कॉइन भी उसके साथ साथ घूम रहा है। अब अगर हम लोग कॉइन का एफबीडी बनाएंगे तो कॉइन में एक तो mg अंदर की तरफ लगेगा, नॉर्मल बाहर की तरफ लगेगा, और कॉइन के पास एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर, क्योंकि वो सर्कुलर मूव कर रहा है, उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर ओमेगा स्क्वायर आर, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा नहीं। अब जो एक्सेलरेशन होता है ना वो फोर्स की वजह से आता है, तो ये एक्सेलरेशन mg और नॉर्मल की वजह से आ पाएगा? मतलब mg और नॉर्मल का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा? तो फिर ये एक्सेलरेशन कौन से फोर्स की वजह से आ रहा होगा? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, सॉरी सर। ये हम लोगों को पता है ना, जब कोई चीज घूमता है तो वो बाहर की तरफ जाना चाहता है। मतलब जैसे ये टर्न टेबल है, उसके ऊपर कॉइन है, कॉइन घूम रहा है तो वो बाहर की तरफ जाना चाहता है, बट कॉइन बाहर नहीं जा रहा है। कॉइन को कौन रोक रहा है बाहर जाने से? टेबल है, उसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है, हम तो टेबल को घुमा रहे हैं, कॉइन क्यों घूम रहा है? कौन से फोर्स की वजह से कॉइन घूम रहा है? फ्रिक्शन की वजह से वो रुक रहा है ना। फ्रिक्शन कैसे घूमेगा? कॉइन फ्रिक्शन की वजह से घूमेगा। तो ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में तो कंपोनेंट नहीं आता, यहाँ पे ना इस डायरेक्शन में लगेगा इस पे। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है? फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। अब फ्रिक्शन का एक लिमिट है, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? म्यू इंटू एन, और ये इस एक्सेलरेशन के m इंटू ए की इक्वल होगा। अगर फ्रिक्शन इससे ज्यादा लगा तो वो स्लिप हो जाएगा। तो बस बोला है कि पहले ये ओमेगा इतना था, ओमेगा पहले इतना था, मतलब जो भी था इतना था, और रेडियस था 60। अब हम लोगों ने ओमेगा को डबल कर दिया, पहले 1 था तो अब 2 कर दिया। तो पूछा कि अब कौन से रेडियस में ये स्लिप नहीं होगा, तो वापस पूछते का हम करेंगे कि ये और ये टर्म तो चेंज हो नहीं रहा है, ये टर्म डबल हो रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1/4 नया रेडियस नहीं। हाँ, हाँ 1/4 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। और किसी को कोई डाउट है एबीसी में?
नहीं सर नहीं। एक बात बता, किसने किसने कर लिया सेक्शन एबीसी? सर मैंने कर लिया है, अभिषेक। अभिषेक, रजत और सर मैंने भी किया प्रथमेश। इब्राहिम। का नाम है इब्राहिम? विभूति ने कर लिया, तीन ने किया। सर मैंने भी कर लिया था। प्रखर। नाम क्या है आपका? प्रखर। चार ने किया। सर मैंने भी कर दिया। 5। चलो वेरी गुड। मुझे तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब वक्फा एनर्जी किया, हाँ सर किया। एक्सरसाइज 2 पार्ट नहीं सर वो बचा है सर। सर वो बच्चा है, वो नहीं बचा किया। नहीं किया। सर नेक्स्ट क्लास में आप वो पार्ट 2 जब अगर कुछ और एक्स्ट्रा देंगे तो साथ में डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर। वो साथ में वो डिस्कस करेंगे तो तुम लोग वो जो एक्स्ट्रा है वो नहीं करोगे, ये कर लोगे। पर ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, लेकिन ना सब लोग एक बात ध्यान रखना कि जो क्लास में पढ़ रहे हैं थ्योरी, उस थ्योरी को रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है कि नहीं? है सर। है सर। हाँ, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? आप लोगों को थ्योरी बार बार रिवाइज करना है, ठीक है? और बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। जितना भी क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व किया, वो सिर्फ देखना कि खुद से सॉल्व करना है रिवीजन में। तुम लोग, हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा करोगे तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? तो ये सबको करना है, नहीं करोगे तो धीरे धीरे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड प्रायोरिटी क्या होता है? सेकेंड प्रायोरिटी होता है कि एक्सरसाइज 1 कम से कम कंप्लीट हो। एक्सरसाइज 1, और एक्सरसाइज 1 चैप्टर खत्म होने के बाद कंप्लीट करना है कि जैसे जैसे पढ़ा रहे उसके साथ साथ कंप्लीट करना है? पढ़ाने के साथ साथ कंप्लीट करना है। बताओ, एक्सरसाइज 1 कब करोगे? चैप्टर खत्म हो गया एक में बाद के, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ करते रहोगे। आरती साथ करते हैं। उससे क्या होगा कि जो कंसेप्ट आपने सीखा वो कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? अगर मैंने जैसे अभी कंसेप्ट सिखाया, उसके एक हफ्ते बाद तुम एक्सरसाइज 1 कर रहे हो तो वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। हाथों हाथ करना है। आज कुछ पढ़ा, उसका एक्सरसाइज 1 करो, ठीक है? ये चीज बेसिक होता है, यही प्रिपरेशन का बेसिक चीज है। ये नहीं होगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? इसके बाद, हाँ, अगर इसके बाद देखो सब कुछ तुम लोग आर फेज में हो, तुम लोगों को बहुत कम टाइम में कुछ करना है, तो तुम्हारे पास टाइम कम होता है, तो सब कुछ नहीं हो पाता है। बट बाकी जो एक्सरसाइज है उसमें प्रायोरिटी क्या होता है कि कम से कम एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए और कम से कम एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो जाए। इतना हो जाओगे, हो जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है? और ये तुम लोग थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब चैप्टर के साथ साथ कर रहे हो, चैप्टर के थोड़े दिनों बाद भी कर सकते हो, बट करना चाहिए अगर अच्छा रैंक लाना है तो, ठीक है? सर वो जो एग्जाम्पल क्लास में लिखे हैं वो मतलब सब ट्राई करने हैं ना खुद से? हाँ, हाँ ठीक है। क्या बोल रहे हो? सर मैं वही बोल रहा था कि जो एग्जाम्पल्स आप देते हो क्लास में वो सब ट्राई करने हैं। तो वो सब वापस से खाते सॉल्व करेंगे। हाँ और बाकी एक पार्ट में ना, इसमें भी कम से कम करना, मतलब ये तो तुम लोगों का रेगुलर साथ में रहना चाहिए। बाद में भी नहीं, बाद में करोगे तो कुछ नहीं होगा। और थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से, ठीक है? मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम लोगों को कोई चीज सिखाता हूँ ना मैं, तो वो तुम लोग भूल जाते हो क्योंकि तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो।
देखो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, ऐसा नहीं कि उनको एक बार सिखा दो सब कुछ आता है, उन लोग बार बार रिवाइज करते रहते हैं। वो रिवाइज करते हैं तो याद रखते हैं। अब कुछ बच्चे को रिवाइज नहीं करते कंटिन्यूअसली, उसको वो भूल जाते हैं। और ऑब्वियसली रिवाइज फ्रीक्वेंटली करना है। हाँ, इतनी कि एक रिवाइज कर लिया तो हो गया, उसके बाद भी फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना है, तभी तुम लोगों को याद। ठीक है, इतना करो। और तुम लोग मतलब रेजोनेंस के स्टूडेंट्स कितने हैं? कौन कौन रेजोनेंस, पुराने रेजोनेंस स्टूडेंट्स? नाम बोलना, नाम। अभिषेक सर, अभिषेक, रुद्रा, शांतनु, वापस बोल। रजत, अभिषेक, रजत और प्रथमेश सर। सर ओमकार। हाँ? ओमकार। ओमकार। हाँ, प्रथमेश ठीक है, अभिषेक, रजत, प्रथमेश, ओमकार, शांतनु, शांतनु। शांतनु तो दिखता ही नहीं है मेरे को। रुद्रा, वो आता है क्लास में। तो क्या सर? शांतनु क्लास में रहते कि नहीं? हाँ चलो, तो ठीक, मुझे नाम पता नहीं ना, चलो ठीक है। फिर और सर रहता हूँ सर क्लास में रहता हूँ। सर रुद्रा, हाँ हाँ, शांतनु रहते हैं। प्रखर, शांतनु, ठीक है, काफी जन है, 5-6 जन है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जुने पुराने? 7-8 होंगे सर। 7-8 जन है। तो आप लोगों का तो पिछले 11th-12th में भी काफी कुछ किया हुआ है ना, तो आप लोगों का तो जल्दी जल्दी सब हो जाना चाहिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको फिर भी दिक्कत होगा, बट पुराने स्टूडेंट आप लोगों को ऑलरेडी एक्सरसाइज बनी, ये सब किया हुआ होता है। अच्छे से नहीं किया होगा तो ट्राई तो किया हुआ ही होगा ना, सर वो बहुत जल्दी हो जाएगा। वो पुरानी पूरी शीट रिवाइज करने बैठते हैं तो टाइम लग जाता है, मतलब जो पहले किया हुआ रहता है। क्या बोल रहे हो? जो पुरानी पहली जो शीट की रहती है ना सर 11th और 12th में, वो रिवाइज करने बैठते हैं तो टाइम लग ही जाता है सर उसमें भी, फिर वापस अटेम्प्ट करने में इसमें भी और टाइम चला जाता है, इसीलिए। ये तो नहीं सर है वो भाई। क्या हुआ था मालूम है कि ना 11th और 11th में हम लोग को जो 11th के टॉपिक्स है उसमें हम लोग को मेंस का शीट मिला था और कंपेंडियम मिला था अलग से, और ये जो शीट है ना ये एडवांस का शीट है ना, तो इसमें बहुत कुछ नए नए क्वेश्चन भी दिखते हैं, तो पूरा ही ट्राई करने का हमारी ओर। हाँ, बट वो जो कंपेनियन मिला था ना, वो कंपेनियन में पूरा एक्सेस टू पार्ट 1 ही था। किया नहीं सर। हाँ सर वो किया तो था, लेकिन फिर भी मतलब ना तो बहुत मतलब सिमिलर क्वेश्चंस बहुत कम मिल रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज तो पार्ट 2 में देखा ना तो नए क्वेश्चंस बहुत ऐड किए थे इस चीज में। पार्ट 2 में वो क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, बट पार्ट 1 तो मैक्सिमम सिमिलर ही है। ठीक है, एनीवेज कोई बात पार्ट 1 नहीं, सिमिलर है मैक्सिमम। पार्ट 2 में होंगे। पार्ट 2 में मतलब हम वो कम करके था, बट ठीक है चलो। बट फिर भी बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो और ऐसा मत करना कि कोई एक सब्जेक्ट का ज़्यादा कर रहे हो, दूसरा सब्जेक्ट का कम कर रहे हो। ऐसा करने से आप लोगों को फायदा हो। नहीं होगा। ठीक है, एक बार जैसे मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट में ना, जो सब सब्जेक्ट है उसमें कितना मार्क्स आ जाएगा? एडवांस का पेपर है 100 मार्क्स का। सर मेरे को अच्छा खासा आ जाता था फिजिक्स में पहले भी। कितना आ जाएगा बताओ? तो 100 में से 40 आ सकता था। ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट बोल रहे हो, जो तुम्हारा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है? हाँ सर फिजिक्स ही अच्छा लगता है, वो इसी में बता रहा हूँ। 30-35 के ऊपर तो सर आ सकता है। ठीक है, और अब ना ये 40 को तुमको 30 पहुंचाने कितना मेहनत लगेगा? और एक तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट है, उसमें मान लो 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट आ रहा है तो वीक सब्जेक्ट में इतना ही कुछ आ रहा होगा। 20 से तुमको 40 पहुंचने में कितना मेहनत लगेगा? 40 से 60 पहुंचने में और 20 से पहुंचने में किसमें मेहनत ज्यादा है? 40 से 60 पहुंचने में ज्यादा है ना सर। 60 ये
30 से 40 पहुंचना है कि नहीं? हाँ सर, 20 से 40 पहुंचना इजी है। हाँ, तो जो तुमको सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तुमसे वही फिजिक्स, जैसे तुम्हारा फिजिक्स है तो तुमसे फिजिक्स ही करते रहोगे तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा कोई इम्प्रूवमेंट होगा क्या? बट तुम्हारा मान लो कोई क्या वीक है, केमिस्ट्री के मैथ्स? सर केमिस्ट्री वीक है मेरी। केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री में तुम जितना मेहनत कर रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो तुम्हारा अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ऑब्वियसली हो जाएगा। तो तीनों सब्जेक्ट को ना ऑलमोस्ट बराबर रखना। देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा ही, वो सबका होता है, बट ऐसे नहीं कि तुमको किसी को मतलब एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो उसको करना ही छोड़ दिया, एक्सरसाइज 1 भी करना छोड़ दिया, और जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो एक्सरसाइज 1 2 3 सब करे जा रहे हो। ऐसे मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसमें बहुत हो जाएगा। तो तीनों सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट बराबर रखना, थोड़ा आगे पीछे चलता है, ठीक है? कोई ऐसा करेगा ना कि एक सब्जेक्ट ही छोड़ देगा, वो कभी भी क्वालिफाई नहीं करेगा, कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकता। ये देखो ऑलमोस्ट बराबर रखना ही पड़ेगा तभी क्वालिफाई कर सकता। सर आपके क्या हिसाब से बताना था मुझे? फिजिक्स में मतलब क्या क्या वो ज्यादा अच्छा करना चाहिए सर? मतलब मैकेनिक्स और हीट और वैसे उसमें से क्या क्या अच्छा करना चाहिए सर स्कोर करने के लिए? देखो यार, देखो लास्ट मैंने तुम लोगों को पढ़ाया नहीं, तो मुझे तुम लोगों के बारे में पर्सनली वैसे कुछ नहीं पता। मतलब मुझे अपने स्टूडेंट के बारे में सब कुछ पता होता है, और प्लस तुम लोगों का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है ग्रुप में, तो मुझे रिजल्ट भी नहीं दिख रहा तुम लोगों का कि कैसा जा रहा है, क्या हो रहा है। तो सबका अपना अपना होता है, किसी का ऐसा नहीं है। अब किसी कुछ बच्चों का ये होता है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर ले तो बहुत है, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं तो उनको और ज्यादा करना चाहिए। तो तुम जो भी हो तुमको अपना देखना पड़ेगा। तुम इससे अच्छा जेपीएन सर से पूछ लो, अपने जो पुराने सर है उनसे पूछ लो, ठीक है? तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर। हम्म, सर आपके हिसाब से फिजिक्स में शीट इनफ है ना, मतलब हम्म। एडवांस के लिए कि कोई क्या और क्या एचसीवी वगैरह करना जरूरी है क्या क्या? आपके हिसाब से? जो शीट है हम लोग का रेजोनेंस का वही इनफ है ना, मतलब एचसीवी वगैरह बाकी बुक्स करने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी टाइम कम है हाँ ना हाँ, इसलिए। शीट टाइम कम है, मेरे हिसाब से शीट मोर देन इनफ है। सर बट हम सारे बट एचएलपी के बाद एक बार ऐसा कुछ एरोडोव टाइप कुछ नहीं कर सकते सर? ऐसा उसके सॉल्व टाइप सॉल्व तो नहीं है वैसे एरोडोव में, बट फिर भी सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स कुछ। नहीं नहीं, देखो अभी तुम लोग का टाइम नहीं है, दिसंबर खत्म हो गया है, ठीक है? अभी अभी फिलहाल के लिए तुम्हारा प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए कि तुम्हारा शीट खत्म हो जाना चाहिए। और शीट का भी अगर तुम लोग एचएलपी नहीं करोगे तो भी चलेगा। अभी फिलहाल के लिए तुम लोगों का मतलब, अब मैं अच्छे स्टूडेंट का बोल रहा हूँ जो तुम लोगों में से सबसे जो पुराना पढ़ा हुआ है ढंग से पढ़ा हुआ है, का सिर्फ होना चाहिए कि थ्योरी अच्छे से रिवाइज हो जाए, एक्सरसाइज 1 2 3 हो जाए अच्छे से। इतना कर लो बहुत है अभी के लिए, जब तक सिलेबस चल रहा है हमारा, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता है। अगर तुम लोग इतना कर लोगे और मान लो हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कुछ पता नहीं आएगा कंप्लीट, तो मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो गया और तुम सिलेबस के साथ साथ थ्योरी भी कर लिया, एक्सरसाइज 1 2 3 भी कर दिया, तो तुम्हारा वो सब कंप्लीट हो गया मार्च तक। अब तुम्हारे पास और कितना महीना बचा है? 2 के आसपास बचा है एडवांस के लिए। सर पर और 2.5 आप ये सब एडवांस में थोड़ा सा डिले। जो बता रहे हो ना, क्या क्या? आप ये सारा जो मतलब प्लान बता, मतलब जो आपने लेआउट बताया, वो सब एडवांस को टारगेट करके है ना, उसके हिसाब से ना? ऑब्वियसली हाँ, दोनों को टारगेट करना है। हाँ, तुम सिर्फ एक्सरसाइज 1 2 तो सिलेबस के साथ साथ कर दोगे तो मेंस भी हो जाए, मेंस का तो हो ही जाएगा, फिर एडवांस का भी हो, और तुम ये कंप्लीट कर लोगे तो फिर उसके बाद तुम्हारे पास आराम से 3 या 4 महीना बचा है। उसमें हम लोग एचएलपी भी कर सकते हैं, और जितने टफ क्वेश्चन है डीपीपीस के और ये सब वो सब बहुत कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं। बट पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, 1 2 3 से आराम से सफिशिएंट कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और एक सर बोल रहा इनफैक्ट था सिर्फ कि एक्सरसाइज अभी अभी हम डीपीपी चालू नहीं करेंगे ना? डीपीपी अभी करो, मना नहीं कर रहा हूँ, बट डीपीपी के लिए तुम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि डीपीपी पूरा नहीं हो पाएगा। वही जैसे तुम लोग एक्सरसाइज 1 2 कर रहे हो, थोड़ा सा कर नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों का डीपीपी पूरा हो पाएगा।
बट थोड़ा थोड़ा हाँ सर, करते रहो। मतलब जितना हो सकता है उतना। सर अगर हर क्लास में एकदम स्ट्रिक्टली रखे मतलब कि एक डीपीपी डिस्कस करनी है 15 मिनट तो हो जाएगा सर। यार स्ट्रिक्टली तो मैं कर दूंगा डिस्कस, बट वही है कि तुम लोग डीपी करने जाओगे तो तुम लोग एक्सरसाइज 1-2 छोड़ोगे, तो वो करना ज्यादा जरूरी है। तो अभी के लिए और- शीट ही फोकस करते हैं। हाँ सर चलेगा। पहले शीट पे फोकस कर लो। डीपी के हम लोग का सफिशिएंट टाइम होता है, जैसे सिलेबस हो गया ना उसके बाद बहुत टाइम है, मतलब 4 महीना में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे बोलो। मुझे मेंस के हिसाब से भी एक पूछना था कि जैसे अभी फरवरी में अटेम्प्ट आ रहा है, तो अभी हम लोग सैंपल पेपर वगैरह देना चालू करें क्या? मतलब जैसे एनटीए का जो ऐप है उस पे जो पेपर्स है वो देना चालू करें, या मतलब अभी सिलेबस के हिसाब से? नहीं, अभी अभी सिलेबस में ध्यान, मैं बस पेपर्स अभी मत देखो। हाँ ठीक है सर। मेंस का पेपर मेरे ख्याल से अगर तुम 2 हफ्ता पहले भी स्टार्ट करोगे ना तो सफिशिएंट है। हाँ सर। ठीक है, जो फिजिक्स मतलब बेसिकली जेई में हर चीज में ये होता है कि पहले जो है वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। वो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का बहुत कम लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है, आप लोग कंसेप्ट में नहीं ध्यान दे रहे हो। जैसे कोई भी एक कंसेप्ट ले लो, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ है एफ नेट इक्वल टू एम ए, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ जाए, कितने क्वेश्चंस होंगे सारे, मतलब अलग अलग वेराइटीज मानोगे कितने क्वेश्चंस होंगे, गेस करो। अलग अलग वेराइटीज के टोटल कितने क्वेश्चंस बने होंगे आज तक? 10-15 बने वापस होंगे रिपीट questions, अलग अलग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है एफ नेट इक्वल टू एम ए, जिसमें लगता है ये कंसेप्ट लगने वाले ऐसे कितने क्वेश्चंस होंगे? सर पूरा ओवरऑल फिजिक्स के हिस्ट्री में पूछ रहे सर, 20-25-60 साल के। ऐसे हाँ ऐसे हाँ कितना कितने क्वेश्चंस होंगे ऐसे कुछ बताओ ना। हाँ सब जगह मिला के Infinite ही होंगे। अलग अलग बुक। तो हाँ? सर करोड़ होंगे सर। हाँ मतलब करोड़ों तो पता नहीं मुझे, बट बहुत ज्यादा होंगे, 20-30-40 हजार होंगे कि नहीं? 10,000 तो मानो, अलग अलग देखने तो होंगे ही मानो सर। 10,000 होंगे कि तुम लोग 10,000 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो? नहीं इतना टाइम है नहीं सर। नहीं 10,000 नहीं कर सकते, नहीं नहीं कर नहीं है सर। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तुम लोगों को कितने क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे? तुमको ये कंसेप्ट क्लियर ना है 200 या 100। 100 to 100% 200। सफिशिएंट हाँ मैक्सिमम 100, वो भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है? 100 क्वेश्चन मैक्स। अब कोई ढंग से करे ना हर क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करे, उसका ध्यान सिर्फ कंसेप्ट में रहे, तो वो 30 या 40 क्वेश्चन में भी कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। अच्छे क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सिंपल नहीं, जो अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन में भी कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। बट मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप लोगों का इसका 50-60 क्वेश्चन करने के बाद कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, वो खराब चीज है। मतलब हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमारा मेन फोकस किस में रहती है? आंसर लाने में कि कंसेप्ट क्लियर करने में? कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट तुम लोग क्लियर करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्वेश्चन कुछ बता रहा हूँ तो उसमें भी कंसेप्ट में ध्यान दो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है, ये सब समझ के। ठीक है, करो अच्छे से तो होगा धीरे धीरे। और आप लोगों का रिजल्ट किसमें आता है? ऐप डायरेक्ट उसमें ऐप में आ जाता है क्या? सर अपना अपना रिजल्ट सबको पता चल जाता है, हाँ। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट नहीं दिख पाता है दूसरे का। सर टेस्ट एंड करने पे दिखाता है। ओवरऑल सर वो मैंने पूछा था तो वो लोग बोल रहे कि उनके पास ऐसा प्रिंट आउट आ जाता है ऑफिस के पास, बैक ऑफिस के पास। ठीक है, मैं मांग लूंगा, मैं 1-2 टेस्ट का पेपर मतलब देख लूंगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा किसका कैसा जा रहा है। बट अच्छे से करो। और ये, और तुम लोग को छोड़ के मैं बाकी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, वो कभी नहीं समझ में आने वाला। क्लास में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, मैं कुछ पूछूंगा उसका आंसर देना ही पड़ेगा, मेरे साथ डिस्कस करना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को धीरे समझ में आएगा।
ठीक है, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, होमवर्क टाइम पे नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एकदम ऊपर से जाएगा। भले ही आप लोगों का आंसर करेक्ट है गलत है उससे कोई मतलब नहीं होता, बट पार्टिसिपेट करोगे तो धीरे धीरे आप लोगों को कुछ समझ में आने लग जाएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। पार्टिसिपेट नहीं करोगे इंटरेस्ट भी नहीं आएगा पढ़ाई में। चलो ठीक है, ये हम लोग अब बाद में करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये कोनिकल पेंडुलम का मैंने होमवर्क दिया था, टाइम पीरियड निकालना था, किसी का आया टाइम पीरियड? हाँ सर, 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। हाँ वेरी गुड। अब मैं बता देता हूँ। अब हम लोग इसका वीडियो बनाएंगे जो कि हर बार बनाते हैं, सेम चीज है। इस पे mg फोर्स लगेगा और इसको स्ट्रिंग टच कर रहा है तो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन लगाएगा। इस पे और कोई फोर्स नहीं लगा, ये हवा में घूम रहा है, इस पे एक तो mg लग रहा है, स्ट्रिंग टच कर रहा है, स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो सिर्फ यही तो फोर्स लग रहा है। अब ये एंगल को थीटा मान लेते हैं तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर। हाँ सर। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ये होगा इसका ओमेगा स्क्वायर आर, इसको आर मान लेते हैं, इसका जो रेडियस है। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। न्यूटन्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो ये जो टेंशन है ना ये एंगल पे लग रहा है तो इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। टेंशन का ये कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, टेंशन का ये कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। अब हम लोग इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। इस डायरेक्शन में फोर्स देखेंगे तो mg का तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, टी कॉस का भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या लग रहा है? सिर्फ टी साइन थीटा और कोई दूसरा फोर्स ही नहीं है। अब टी साइन थीटा नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर किसके इक्वल होगा? m into ac क्यूब, जो कि है ओमेगा स्क्वायर आर। फिर इसके पास इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम इस डायरेक्शन में जब न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो एक्सेलरेशन 0 है। अब इस डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो mg लग रहा है और एक टी कॉस थीटा लग रहा है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा, बैलेंस मतलब अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा, तो टी कॉस थीटा को किसके इक्वल होना पड़ेगा? mg के। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r बाई जी। tan थीटा को हम इस ट्राइंगल से लिख सकते हैं, tan थीटा होगा अपोजिट बाय एडजेसेंट, r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी बाई एच और टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई बाय ओ। को हम डाल देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई एच बाई जी। ये हम याद रखेंगे, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड इतना होता है। इसमें याद रखना अच्छे से, एच होता है वो लेंथ होता है कि ये वाला हाइट होता है? ऑब्वियसली ये वाला हाइट होता है, लेंथ नहीं होता है। सर वो फिर t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाई जी, वो भी तो होता है ना टाइम पीरियड। वो देखो वो भी यहाँ पे देखो एल कॉस, इस ट्राइंगल में एल कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? अच्छा हाँ, l cos थीटा h हो जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला याद करना ज्यादा अच्छा लग रहेगा, एल कॉस थीटा बाई जी या एच बाई जी? h बाई जी सर। तो फिर से एच बाई जी याद रखेंगे ना। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि नहीं, आर साइन थीटा बाई जी, क्योंकि आर साइन थीट नहीं, आर टैन थीटा, आर टैन थीटा होगा ना, पता नहीं जो भी आगे टर्म में भी एक बना सकते। सर वो तो r बाई कॉट थीटा, r बाई कॉट नहीं, थीटा आएगा तो h tan थीटा होता है ना। हाँ हाँ, आर बाई टैन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ
कर्वेचर, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे इसको। इसमें ये होता है कि जो रेडियस होता है ना वो किसके पास होता है? रेडियस होता है सर्कल के पास, स्फीयर के पास, सिलेंडर के पास, ये सब के पास रेडियस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ में जा रहा है, ऐसा कोई पाथ फॉलो करके जा रहा है, तो ना उसका हर छोटा छोटा पाथ, जैसे ये एक छोटा सा पाथ है, ये छोटा सा पाथ एक सर्कल का पार्ट होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। हाँ सर होगा। होगा सर। ये छोटा सा पाथ है, ये जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल का जो भी रेडियस होगा वो इसका क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अलग अलग पाथ जो अलग अलग छोटा छोटा पार्ट जो सर्कल का पार्ट होगा उसका रेडियस सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के जब उस पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें अलग अलग पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिफरेंट है। तो हम निकालेंगे कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस पॉइंट पे मान लो v है, इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कुछ एक कोई डायरेक्शन में होगा, मैं जनरलाइज करके दिखा रहा हूं कि ऐसे है। इस एक्सेलरेशन को मैं कंपोनेंट में ब्रेक कर लूंगा, एक तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा और एक पैरेलल वाला आएगा। ऑब्वियसली पैरेलल वाला से हमें मतलब नहीं होगा, ये बेसिकली एक सर्कल का पार्ट है तो ये बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा होगा, तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट को इसके इक्वल होना पड़ेगा v स्क्वायर बाय आर। तो यहां से रेडियस कितना आ जाएगा? v स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय m ए परपेंडिकुलर लिख सकते हैं हम f परपेंडिकुलर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। सर ये मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब dr लेंथ के लिए सर्कल बना है? हाँ क्या बोल रहे हो? किसी मतलब dr लेंथ मतलब पूरे कर्व में से कोई dr लेंथ लिया उसके लिए सर्कल बना है, वैसा हम बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ है, dr बोल दो, ds बोल दो, dl बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये छोटा सा लेंथ है उसके लिए सर्कल बना है। सर तो मेरे को मतलब एक डाउट था कि मतलब हम अगर मतलब एकदम में dr मतलब वैसे एकदम स्मॉल लेंथ पे जाओ तो लेंथ तो मतलब स्ट्रेट लाइन ही बन जाता है ना, अगर वैसे सोचे तो। बहुत ही छोटा एलिमेंट लो तो वो तो कभी कर्व नहीं रहेगा, वो तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही रहेगा ना, क्योंकि बहुत ही छोटा एलिमेंट है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है कि अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन है? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही बोल सकते हैं ना। जैसे ये सर्कल है, हाँ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है बट एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक्चुअल में इसका पार्ट है। ये सर्कल में ये वाला जो लेंथ है, ये जो लेंथ है खुद देखो दिख रहा है कि ये लेंथ इस सर्कल का पार्ट है कि स्ट्रेट लाइन का पार्ट है? सर्कल का। देखो सारे छोटे छोटे लेंथ देखो, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सर्कल का पार्ट। हाँ कर्वेचर है इसमें। जो सर्कल का एकदम छोटा पार्ट है वो भी तो हम मतलब स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, तो उसी के लिए बनाया हमने, ऐसा भी बोल सकते हैं। मिला है बट नहीं है, उसके पास कर्वेचर है, मतलब वो बेंड हो रहा है, भले बहुत कम बेंड हो रहा है ऐसा दिखेगा। देखो ये लाइन बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है ऐसा दिख रहा है, ये लाइन थोड़ा कम बेंड हो रहा है ऐसा दिख रहा है, ये लाइन ऐसा लग रहा है कि और कम बेंड हो रहा है, और जितना छोटा करोगे तो ऐसा लगेगा कि
वो बेंड नहीं हो रहा है बट बेंड हो रहा है, ठीक है, वो ऐसे कर्व हो रहा है और उसका रेडियस आर ही रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसा लगता है कि वो बेंड नहीं हो रहा है बट वो बेंड हो रहा है। सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है उसमें हम लोग किसी पॉइंट पे देखते हैं या किसी छोटे से लेंथ पे देखते हैं? लेंथ का दिखते हैं, छोटे से लेंथ का होता है। ठीक है बोलते पॉइंट का है, जैसे इस बोलेंगे कि इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, बट एक्चुअल में रेडियस ऑफ कर्वेचर सिर्फ इस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है कि इसके अगल बगल के पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है। अगल बगल के पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, बोलते पॉइंट का है, जैसे ये पॉइंट है, इसके इसके जो राइट वाला पॉइंट है वो भी इसके राइट में है और इसके लेफ्ट वाला पॉइंट भी इसके लेफ्ट में है, तो ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है। अब एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है तो उसका रेडियस कितना आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आएगा सर। और ये पॉइंट इधर है, इसका राइट वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे, बहुत कम है बट नीचे तो है ही। इसका लेफ्ट वाला पॉइंट भी बहुत कम नीचे बट नीचे तो है ही। अब इसका रेडियस कर्वेचर इनफाइनाइट आएगा कि कुछ आएगा? फाइनाइट आएगा सर। हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सिर्फ उस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है कि उसके अगल बगल वाले पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है? वो अगल बगल वाले Obviously, पॉइंट अगल बगल वाले, बट डिफाइन मतलब बोलते हैं उस पॉइंट का हम। अब ये सब तो ठीक है बट मेन ये याद रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी निकालना है, ऑब्जेक्ट के किसी भी पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो किस सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर पाथ का होता है कि पाथ में एक पॉइंट का होता है? हाँ, पाथ में एक पॉइंट पाथ का क्यों नहीं? हाँ, और मतलब एक्चुअल में पाथ में हर पॉइंट के पास होता है और हर पॉइंट के पास अलग अलग होता है। तो एक पॉइंट का बोलते हैं कि इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, इस पॉइंट का इतना है, इस पॉइंट का इतना है। तो पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? उसमें इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे कि पूरा वेलोसिटी लेंगे? ये ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, बहुत बार वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं, तो जो v है ये उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है कि पूरा वेलोसिटी है? पूरा वेलोसिटी है। और उसका पूरा एक्सेलरेशन लोगे कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लोगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। तो ध्यान रख, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए वेलोसिटी लेना, पूरा कोई कंपोनेंट नहीं, और फिर एक्सेलरेशन देखना उसका जो भी है और वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। सर कभी ऐसा हो सकता है किसी पाथ के लिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट का सेम ही हो, मतलब अगर सेमी सर्कुलर पाथ है तो सेम होगा ना? हाँ, बहुत बात का सेम हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का भी सेम होगा, सेम हो सकता है बट हर बार नहीं होता है ना। अब ना हाँ। इसको थोड़ा सा कुछ कुछ करके ना डिराइव कर सकते हैं हम, एक और फॉर्मूला वो मैं 11th में करवाता हूँ, बट तुम लोग रिपीटर में हो तो ये डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा। डेरिवेशन जानना जरूरी भी नहीं है, ये वाला तो उससे लेंदी भी है। तो रेडियस कर्वेचर का एक और फॉर्मूला डिराइव होता है, वो ये होता है। ये दोनों सेम है, इसी से ये डिराइव होता है। हाँ, ट्रेजेक्ट्री मतलब अगर पाथ का इक्वेशन गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा।
हाँ सर, लिख लिया सर। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने ऐसे फेंका तो फिर वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। उसका इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u है और इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। इस पॉइंट का इनिशियल पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। u स्क्वायर बाय जी साइन थीटा। ये सब तुम्हारा पहले से किया हुआ है, बाकी लोग अच्छे से सॉल्व करके निकालो जिसका नहीं किया हुआ। सर कॉस थीटा आएगा ना? मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा मुझे भी। हाँ cos थीटा आएगा। हाँ सर, u स्क्वायर बाई जी cos थीटा आएगा। अब कैसे करेंगे वो सेम जो कंसेप्ट है। अब ये फ्री फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन डाउन होगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी तो यही है। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्व निकालना है तो वेलोसिटी तो पूरा लेंगे, तो मैंने पूरा लिया। हम लोग एक्सेलरेशन जो है उसका कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो हमें जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा। तो जी का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या आएगा? जी कॉस थीटा। तो रेडियस चला जाएगा। वी तो u है और एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जी कॉस थीटा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना आ जाएगा। फिर इस पॉइंट का निकालना है तो बी हाईएस्ट पॉइंट का u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय जी। हाँ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। कैसे आएगा? हमें पता है कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है। तो हाईएस्ट पॉइंट में भी एक्स डायरेक्शन में कितना रहेगा जो इनिशियली है u cos थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट में y डायरेक्शन में 0 होता है। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का कंपोनेंट है कि पूरा वेलोसिटी है? पूरा वेलोसिटी। ये तो कंपोनेंट नहीं है। ऐसा वेलोसिटी कितना होता है? ये वाला वेलोसिटी तो 0 होता है। ये नहीं है वेलोसिटी है। इक्वल हो रहा है तो हर जगह एक्सेलरेशन g होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट में भी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगा। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो पूरा वेलोसिटी लेंगे कि u cos थीटा है। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला, बट ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो फिर हम ये पूरा ले लेंगे। तो u cos स्क्वायर थीटा बाय g आ जाएगा। अब इस पॉइंट का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। इस पॉइंट का वेलोसिटी मैंने दे रखा है कि v है। मैं क्या बोल रहा हूँ? v स्क्वायर एंगल तो चेंज हो सर जाएगा। वहाँ का एंगल, वहाँ का एंगल अल्फा ले लेंगे ना उसको, तो वो वी स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा आ जाएगा। बट अल्फा क्वेश्चन में गिवन है किसका? हाँ सर, तो उसको u cos थीटा v cos थीटा की इक्वल कर देंगे ना, क्योंकि हाँ हाँ मतलब अल्फा फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ, वो u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा से। हाँ वैसे
हाँ हाँ, इससे आ जाएगा, फिर से डाल देंगे। हाँ सर, शायद वी स्क्वायर बाय जी यू कॉस थीटा था ना। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? वी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय यू जी कॉस, बाई बाय यू जी कॉस, यू कॉस थीटा। कॉस थीटा। तुम लोगों को डायमेंशन पता है ना, डायमेंशन एनालिसिस, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है क्या? नहीं है ना तो सर। कभी भी वी रेडियस स्क्वायर है ना, के वी क्यूब है। कभी भी रेडियस ये आ ही नहीं सकता है। वी क्यूब है, हाँ अब वी क्यूब हाँ, है। वी क्यूब कर दोगे डायमेंशन। वी क्यूब है। हाँ अब कैसे करेंगे वही हम लोग, अब हमें अल्फा नहीं पता, तो पहले तो हम अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे? हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का एक प्रॉपर्टी पता है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, वो हर जगह सेम रहता है। तो स्टार्टिंग में एक्स डायरेक्शन में कितना है, यू कॉस थीटा, और इस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में कितना है, वी कॉस अल्फा। अब ये चेंज नहीं होता, तो ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा कॉस अल्फा आ जाएगा, यू कॉस थीटा बाय वी। अब हम सी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, तो कितना आएगा, रेडियस ऑफ पूरा वेलोसिटी ले लेंगे वी स्क्वायर बाय एक्सलेशन का कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जो कि है जी कॉस अल्फा। और हमें ये वाला टर्म नहीं पता, तो इसको हमें डालना पड़ेगा, तो उसको ऊपर से डाल देंगे, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वी क्यूब बाई जी यू कॉस थीटा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये सर वाला, एक मिनट पिछला पेज दिखाना। इस कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक पाथ में जा रहा है, वो पाथ पैराबोलिक पाथ है, उस पाथ का इक्वेशन भी गिवन है, उस पाथ का इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ये पैराबोलिक पाथ है, ऐसा कुछ। तो इस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है एट x इज इक्वल टू 0 पे। वन बाई टू है ना। 1/2 है। कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूले में पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके 2ax आ रहा है। फिर हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, वो कितना आ रहा है। अब x इज इक्वल टू 0 का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, तो इस दोनों में x को 0 डाल देंगे, यहाँ पे x को 0 डालो तो ये टर्म 0 आ जाएगा, यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है, तो ये टर्म तो 2a ही रहेगा। बस इसको तो 0 पे dy बाई डी एक्स का ये वैल्यू आया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये आया, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का वैल्यू तो 0 आया, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2a आया, तो ये 1/2a आ जाएगा। x इज इक्वल टू
1/a पे भी निकालो, कितना आएगा? बाई टू द पावर 3/2 आएगा ना, बाई 2 है। हम्म, 3 की पावर 3/2 अपॉन 2a। इसका स्क्वायर है। अच्छा हाँ सॉरी। अब 1/a पे निकालना है तो बस यही करेंगे, dy/dx निकालेंगे। अब इसका वैल्यू x इक्वल टू 1/a पे लेंगे तो यहाँ पे x को 1/a डाल देंगे, ये 2 आ जाएगा, ये तो 2a ही रहेगा। अब इसको डाल देंगे, इसको डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन dy/dx का वैल्यू 2a, ये हमारा आ जाएगा 5 टू द पावर 3/2 अपॉन 2a। आंसर आ जाएगा। सर ये सेम क्वेश्चन को हम मतलब जो अभी मतलब जो एक्चुअल मेथड है, मतलब सिंपल जो हम निकाल देते हैं वेलोसिटी फिर उसके परपेंडिकुलर, वो मेथड से कर सकते हैं। करके बताऊं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, एक बार बताइए। हम्म, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx इक्वल टू 2ax dx/dt। इसको वापस टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, d2y/dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax d2x/dt स्क्वायर प्लस dx/dt का होल स्क्वायर। ये पूरा वो डेरिवेशन हो जाएगा यार, बहुत लंबा जाएगा ये। चलो फिर भी करते हैं, कोई बात नहीं। अब ये वो पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। मैं x इक्वल टू 0 का करता हूँ थोड़ा इजी। अब यहाँ पे हम लोग x को 0 डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा? d2y/dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2a dx/dt का होल स्क्वायर। ये आ गया एक तो। अब हम लोग x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो dy/dt कितना आएगा? 0। 0 आएगा। अब इसका हम एक्सेलरेशन, वो पूरा डेरिवेशन हो जाएगा और कुछ नहीं। इसका जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा dx/dt i कैप प्लस dy/dt j कैप। तो हाँ, dy/dt का टर्म कितना है? 0 है। वेलोसिटी बेसिकली क्या आ जाएगा? dx/dt। तो जो हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ क्या होगा? dx/dt। सर तो इससे भी 1/2a आ गया ना? हाँ, 1/2a आ गया ना? कैसे आया? वो
वेलोसिटी मतलब v स्क्वायर लेंगे तो dx बाई dt का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d2y बाई dt स्क्वायर जो हमने निकाला है, तो dx बाई dt वो का स्क्वायर एक्सेलरेशन कट हो रहेगा जाएगा। परपेंडिकुलर। यहाँ ये पे जो मेरा लिखा है डी ना टू डी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी टी स्क्वायर, बट डी टू एक्स वो बाई डी एक्सेलरेशन रहेगा। है क्या? ऐसा कुछ लेकिन हम वो निकालेंगे ही नहीं ना, क्योंकि हमें तो मतलब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वाला ही दिखते हैं ना। हाँ अब सही बोला तुमने। हाँ, एक्सेलरेशन से कौन सा वाला चाहिए? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला। अब वेलोसिटी तो हमारे पास देखो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन हम वाई डायरेक्शन कर लेंगे कि परपेंडिकुलर वाले में। हाँ अब सही है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा? वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि dx बाई dt है, अब परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जो कि 2a dx बाई dt का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2a आ गया। बड़ी ऐसा अभी चलो ठीक है, ये सब छोड़ो। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये, तो तुम लोगों को विजुलाइज करना पड़ेगा। अभी जो सर्कुलर मोशन है ना वो वर्टिकल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में, अब ये वर्टिकल प्लेन में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा कि नहीं? हाँ होगा, चेंज होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी होगा तो काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज होना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होना पड़ेगा। तो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है इसमें हर जगह का वेलोसिटी सेम होता है कि डिफरेंट होता है? सेम हाइट पे सेम होगा। कुछ कुछ हर नहीं, जगह जनरलाइज से होता है, मतलब सेम। डिफरेंट हो जाता है। सेम हो सकता है, वो अलग बात है, बट जनरलाइज करके बोलेंगे तो क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होता है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो कंसेप्ट यूज होता है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, fc वाला, fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, एक ये कंसेप्ट यूज होता है। और जब ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली कोई फ्रिक्शन उक्शन नहीं हो लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो इसका एनर्जी कंजर्व होगा। तो दूसरा जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है uy इज इक्वल टू uf प्लस kf, एनर्जी कंजर्वेशन। ये दो कंसेप्ट से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले ना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि ये दोनों को कैसे लगाना है। अब जैसे कि एक एग्जांपल, ये जो है वो स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक ब्लॉक हैंग्ड है। यहाँ का इसका वेलोसिटी है u, ब्लॉक का मास है m। यहाँ पे हमें वो fc वाला कंसेप्ट लगाना है इस पॉइंट पे, ये कोई a नाम देते हैं। तो इस पॉइंट पे fc वाला कंसेप्ट लगा के देखो क्या आता है इक्वेशन। T minus mg is equal to mu square by r. वेरी गुड। इसका स्ट्रिंग का लेंथ l है। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक है,
जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे हमें fc वाला कंसेप्ट लगाना है। तो fc वाला कंसेप्ट कैसे लगाएंगे? यहाँ पे हम लोग fbd बनाएंगे, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। इस ब्लॉक को और कोई टच नहीं कर रहा तो और कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा। अपनी वाला का मतलब, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा u स्क्वायर बाय r इसका l है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या क्या लग रहा है? टेंशन mg। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या लग रहा है? t माइनस mg। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? nv। v मतलब यहाँ का वेलोसिटी जो कि u है, स्क्वायर बाय r मतलब इसका सर्कल का रेडियस जो कि l है। तो t माइनस mg इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय l स्क्वायर। तो पॉइंट ए पे जब हम fc वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? t माइनस mg इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय l। पॉइंट बी का वेलोसिटी u ही हो, पॉइंट बी का वेलोसिटी u होगा कि कुछ और? कुछ और होगा क्या? उसको v एज्यूम कर लेते हैं। पॉइंट सी का वेलोसिटी भी कुछ और होगा बट उसको भी v एज्यूम करते हैं। पॉइंट डी का वेलोसिटी को भी v एज्यूम करते हैं। पॉइंट ई का वेलोसिटी को भी v एज्यूम करते हैं। ये सारे v सेम है कि डिफरेंट है? सेम ही डिफरेंट होने चाहिए। ये हमने पढ़ा था ना, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होना पड़ेगा, तो वेलोसिटी भी अलग अलग होना पड़ेगा। तो ये सारे वेलोसिटी होंगे अलग अलग होंगे, सबको v जनरलाइज कर। अब पॉइंट सी पे लगाओ तो fc वाला कंसेप्ट, पॉइंट सी पे fc वाला कंसेप्ट। t minus mg cos theta is equal to m v square upon l। t equals mv square by l। सर t equals to mv square by l। वेरी गुड। वही सेम चीज करेंगे, पॉइंट सी पे एफबीडी बनाएंगे हम, बस वही चीज करते हैं। एक बार समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सी पे एक तो एम लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्ट और 10 टेंशन लगाएगा इस डायरेक्शन में। इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि इसको और कोई टच नहीं कर रहा है। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास एक्सलेशन होगा सेंटर की तरफ v स्क्वायर बाय r जो है वो l है। अब हम लोग fc वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। इस डायरेक्शन में इस पे सिर्फ यही फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, mv का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में सिर्फ यही फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है? p है, और नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर को v मतलब यहाँ का वेलोसिटी जो कि v है स्क्वायर बाय r मतलब इसका रेडियस जो कि l है। t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l आ जाएगा। तो पॉइंट सी पे जो fc वाला कंसेप्ट लगाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। पॉइंट ई पे अब
T equal to mv square by L minus mg. पॉइंट सी पे इसका एफबीडी बनाएंगे, सर उस टी पे एमजी नीचे की तरफ, एम वी स्क्वायर बाई एल है क्या? हाँ पॉइंट सी पे इसका एफबीडी बनाएंगे तो एमजी नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन भी नीचे की तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या लग रहा है यहाँ पे, टी प्लस एम जी। टी प्लस एम जी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई mv आर। square by L. पॉइंट बी पे ये एंगल थीटा गिवन, T minus mg cos theta is equal to mv square by L. मतलब रट रहे हो, अगर मैं इस एंगल को थीटा लिख दूंगा तो ये आंसर होगा। हाँ मैंने थीटा वो एंगल ले लिया था वर्टिकल के साथ। ये एंगल थीटा दिया, ये एंगल भी थीटा दिया। पॉइंट बी पे इसका एफबीडी बनाएंगे तो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और टेंशन ऐसे लगेगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये एंगल थीटा है। अब हम लोग इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे क्योंकि एफ सी वाला इस डायरेक्शन में लगाते हैं। अब इस डायरेक्शन में जब हम लोग न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो एक तो टेंशन आ रहा है और एक एम जी का कंपोनेंट आएगा, एम जी कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में दो फोर्स आए, एक तो टेंशन और एक एम जी कॉस थीटा। अब हमें लिखना है नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना, टुवर्ड सेंटर का नेट फोर्स लिखेंगे वो हो जाएगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या आ रहा है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, इसके इक्वल हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय आर। लास्ट बचा पॉइंट डी, सर डी पे भी तो शायद सेम होगा ना? Sir, t plus mg cos theta is equal to mv square by L. पॉइंट डी पे न्यूटन लॉ इस डायरेक्शन में लगाएंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स देखिए टू टेंशन आ रहा है और एक एम जी का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, एम जी कॉस थीटा। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना होगा, टी प्लस एम जी कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ये फिर से एम बी स्क्वायर बाय आर के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फट से लिखना चाहिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हर जगह पे ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए अच्छे से। अब नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन वाला इक्वेशन।
जब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे ना तो हमें ये हाइट का जरूरत पड़ेगा। जब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो हमें इस हाइट का जरूरत पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये हाइट सिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये लेंथ एल है, तो इस ट्राइंगल से हम यहाँ से देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे या फिर ये लेंथ देखेंगे तो इस ट्राइंगल से कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ देखेंगे तो ये तो इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ है, तो ये तो एल ही है। तो ये वाला लेंथ कितना आएगा, एल माइनस मतलब ये पूरा लेंथ माइनस ये लेंथ, 1 माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये लेंथ याद रखा करो, ये लेंथ याद रखा करो, ऐसे जाता है ना। तो ये वाला जो हाइट आता है या फिर लेंथ आता है ये कितना आता है, एल 1 माइनस कॉस थीटा। फिर से बता देता हूँ, ये ट्राइंगल है, ये लेंथ एल है तो ये लेंथ आ जाएगा एल कॉस थीटा, और ये पूरा लेंथ तो एल है ही। ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो ये वाला लेंथ सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये याद रखा करो। इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है और फिगर भी गंदा हो जाता है, तो हम इसको याद रखेंगे। और हमें एक और लेंथ का जरूरत होता है, वो है ये वाला, यहां से लेके यहां तक का हाइट, यहां तक। यह कैसे, वही सेम चीज, ये एल है तो इस ट्राइंगल से ये वाला हाइट जो आएगा वो एल कॉस थीटा आएगा। तो ये वाला हाइट तो एल है ही, तो ये वाला ये पूरा हाइट कितना हो जाएगा, एल 1 प्लस कॉस थीटा। ये भी याद रखा करो। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमें ये वाला हाइट निकालना है, पूरा नहीं दिखता है कि ये वाला एल कॉस होगा, पूरा एल है तो ये कितना आएगा, एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाला हाइट निकालना है तो ये वाला एल है और ये एल कॉस है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, एल 1 प्लस कॉस। अब तुम लोग करो एनर्जी कंजर्वेशन। हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे बिटवीन ए एंड बी, ये और बीच में एनर्जी को कंजर्व करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि यहाँ का जो मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ का जब हम लोग पोटेंशियल, अब हमने पढ़ा था जब हम पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिखते हैं तो हमें रेफरेंस मानना पड़ता है। हम इसी को रेफरेंस मान लेंगे, मतलब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी को 0 एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी दिखेंगे तो रेफरेंस पॉइंट से हाइट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट से हाइट कितना है इसका, एम जी एच, एच मतलब ये वाला हाइट जो कि अभी हमने पढ़ा था, कितना है, एल 1 माइनस कॉस थीटा, एल 1 माइनस कॉस थीटा। और वहां का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है। ये ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन आ गया। अब तुम लोग ए और सी ट्राई करो। सर ये ए एंड बी वाला फिर से बताना है। सर ए एंड सी के बीच में हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एल प्लस हाफ एम यू। आंसर मत बताओ, हो गया बोल दो बस। हो गया सर।
हो गया सर। ए और बी के बीच में मैं एनर्जी कंजर्वेशन मैं वापस बता रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि यहाँ का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हर जगह का टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होता है। तो मैं यहाँ का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखूंगा, यहाँ का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखूंगा, दोनों को इक्वल कर दूंगा। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैंने इसी को रेफरेंस मान लिया, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी u है, यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी होगा u स्क्वायर। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो रेफरेंस पॉइंट से हाइट देखना पड़ेगा h, वो अभी हमने ऐसे करके देखा था, L1 माइनस कॉस थीटा था। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी है mg h, h मतलब L1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे इसका वेलोसिटी v है, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ v स्क्वायर। अब ए और सी के बीच में करेंगे तो ए का एनर्जी तो यही है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी इतना है। अब सी का लिखोगे तो सी का पोटेंशियल एनर्जी mg h है, h मतलब ये हाइट L है, और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर है ही। ए और डी के बीच में करेंगे तो हाँ सर हो गया। फिर से वही ए का टोटल एनर्जी और डी का टोटल एनर्जी को इक्वल कर देंगे। ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ए का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, डी का पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें ये हाइट चाहिए, ये हाइट L cos थीटा होता है और ये हाइट L है, तो ये पूरा हाइट कितना आ जाएगा L1 प्लस cos थीटा। और डी का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है। लास्ट बचा ए और ई के बीच। ये अच्छा आना चाहिए, तो क्वेश्चन करने में जल्दी होगा। अब देखो, ये जो हमने FC वाला इक्वेशन लिखा कोई भी पॉइंट पे, इस पॉइंट में ना दो अननोन होते हैं या दो वेरिएबल होते हैं, एक तो टेंशन और एक वेलोसिटी। जैसे ये मैंने बी पॉइंट पे लिखा, 12:15 तक 12:15 तक ही होगा ना। ये सबका लेक्चर कब से है? टाइम टेबल के हिसाब से 11:30 से सर एडीएस रात को है रात में है ना, 9:30 बजे रात को है। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। रात को एडीएस का लेक्चर पीएम लिखा हुआ है, अच्छे से देखना। हाँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए अभी। हाँ सर, आप 9:30 बजे तक के पहले खत्म कर देते। सुना, अब ये देखो, ये जो हमने FC वाला कंसेप्ट लगाया बी पॉइंट पे, इस पे दो वेरिएबल होता है, एक टेंशन और एक वेलोसिटी, या फिर ये दो अननोन होता है या वेरिएबल होता है, बोल लो। ये जो टेंशन है, ये जो वेलोसिटी है, ये अलग अलग पॉइंट के हैं कि एक ही पॉइंट का है? ये जो एक ही पॉइंट का है। एक ही पॉइंट का, ये देखो बी पॉइंट का टेंशन है, बी पॉइंट का वेलोसिटी है। तो अगर मुझे, तो ये वाला जो FC वाला कंसेप्ट है ना, ये बी पॉइंट का टेंशन और बी पॉइंट के वेलोसिटी को रिलेट करता है, याद रखना। तो ऐसा रखना कि अगर मुझे बी पॉइंट का वेलोसिटी पता है
और बी पॉइंट का टेंशन निकालना है, तो मैं कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगा, एफसी वाला कि एनर्जी कंजर्वेशन? FC. एफसी वाला। और अगर मुझे बी पॉइंट का टेंशन पता है, बी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो भी मैं एफसी वाले कंसेप्ट लगाऊंगा। तो ये याद रखना, एक पॉइंट का टेंशन पता है और उसी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो एफसी लगाते हैं। एक पॉइंट का वेलोसिटी पता है, उसी पॉइंट का टेंशन निकालना है तो भी एफसी लगाएंगे आप। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक पॉइंट का अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम टेंशन निकाल सकते हैं, टेंशन पता है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं एफसी वाले कंसेप्ट से। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन में आ जाते हैं। ये एनर्जी कंजर्वेशन में देखो दो वेरिएबल है यू और वी। ये एनर्जी कंजर्वेशन देखो दो पिन के बीच में लगा रहे हैं हम, तो एक पॉइंट का वेलोसिटी पता है तो दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी कौन से कंसेप्ट से आएगा? Energy conservation. एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन याद रखना, अगर किसी भी एक पॉइंट का वेलोसिटी पता है, दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। अब जैसे कि एक सर्कल है, मुझे इस पॉइंट पता है और मुझे इस पॉइंट का टेंशन निकालना है, तो पहले मैं कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगा, एफसी के एनर्जी? पहले एनर्जी कंजर्वेशन से उस पॉइंट का वेलोसिटी निकालेंगे और फिर एफसी लगाएंगे टेंशन के लिए। हाँ हाँ, मुझे इस पॉइंट का वेलोसिटी, एक बार फिर से बताओ, इस पॉइंट का मुझे टेंशन पता है तो पहले मैं इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालूंगा, कौन सा कंसेप्ट से? FC वाला. एफसी। हाँ हाँ, एफसी से, एफसी लगाऊंगा इस पॉइंट पे तो मेरा ये वेलोसिटी आ जाएगा। फिर इस पॉइंट का वेलोसिटी से मेरा इस पॉइंट का वेलोसिटी आ जाएगा, कौन से कंसेप्ट से? एनर्जी कंजर्वेशन। Energy conservation. फिर इस पॉइंट के वेलोसिटी से इस पॉइंट का टेंशन आ जाएगा, कौन से कंसेप्ट से? एफसी से। तो कब कौन सा कंसेप्ट लगाना है ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ होमवर्क करना है? अब बच्चा अभी मतलब टाइम लगेगा, ये ही टॉपिक बहुत बड़ा है। Part 1 कंप्लीट कर लेंगे. वेट कर दीजिए ना अभी। क्या सर जो बचा है वेट कर दिया उसको, पॉसिबल हो तो। एक जन बोलो, क्लियरली बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वापस बोलो। सर जो एक पार्ट बचा है बीच में उसको कंप्लीट कर दीजिए ना अभी। रेडी हो क्या? नहीं सर, वो बोल रहा है कि अगर अभी आपकी क्लास नहीं है तो आप 15-20 मिनट में लेके ऐसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा नहीं, है। इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, मैं 15-20 मिनट एक्सटेंड कर देता हूँ, बट फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सर हमारे पास एक 45 मिनट है, 1 तक भी चलेगा। नहीं, मेरा लेक्चर है, मेरा वापस लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तुम लोग फ्री हो? मैं अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं 12:30 तक एक्सटेंड कर देता हूँ, पर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम। ये समझ में आ गया? अब नेक्स्ट तुम लोग को समझ में आ रहा है तो मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट ये हाँ सर, आप स्पीड बढ़ा दो एकदम। इस स्ट्रिंग में मैं इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देता हूँ, बहुत कम देता हूँ, 0.01 ऐसा कुछ, तो ये पूरा सर्कल करेगा क्या? नहीं सर, नहीं करेगा। नहीं सर, नहीं करेगा। ये यहाँ तक कहीं पहुंचे, यहाँ पे कहीं पे पहुंचेगा और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा फाइनली? 0 जीरो हो जाएगा वो। वेलोसिटी 0 हो जाएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। v² r होता है ना। इसका एमबीडी बनाओगे तो इसमें टेंशन लगेगा, mg लगेगा, mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स को, नेट फोर्स को 0 होना पड़ेगा, तो फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ तो सर। टेंशन 0 होगा क्या? टेंशन नहीं, 0 टेंशन 0 नहीं होगा सर, वो mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। हाँ, वेलोसिटी 0 होती है, नहीं होती। वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
तो ना इस क्वाड्रेंट में जैसे ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैं ना इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता हूँ। वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, बट ये जो पहला क्वाड्रेंट ट्रेवल कर रहा है वो ये है, तो इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता हूँ और इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट बोलता हूँ। ऐसे नया नाम दे दिया। तो अगर मतलब वो निकाल मिनिमम स्पीड देंगे तो कितना ट्रेवल करेगा, ऐसे कुछ वापस बोलो। मतलब कुछ निकालते हैं हम लोग, v इक्वल्स रूट 2gl, मतलब तो इतनी स्पीड, मिनिमम स्पीड से सर्कल ट्रैप पूरा करेगा कि नहीं? हाँ वही बता रहा हूँ मैं, पर उससे पहले ये ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जीरो हो रहा है ना, तो पहले कौन जीरो होगा, टेंशन के वेलोसिटी? वेलोसिटी। वेलोसिटी। और टेंशन कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो होगा नहीं। नहीं सर। ये याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जीरो हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि वेलोसिटी जीरो होगा ही, बट अगर जीरो हो रहा है तो वेलोसिटी जीरो होता है, टेंशन कभी भी जीरो नहीं होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जीरो हो रहा है ना, तो पहले कौन जीरो होगा? टेंशन की वेलोसिटी। साथ में ही जीरो नहीं होता साथ में जीरो, टेंशन जीरो होता है ना पहले। हाँ ये याद रखना। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जीरो हो रहा है ना, तो टेंशन पहले जीरो होता है, ये याद रखना। हाँ सर, इसी में मेरे को एक डाउट था सर। सर बोलो। हमें बोला था 11th में कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, वहाँ पे टेंशन मोमेंटली जीरो हो जाता है, तो उसका मतलब मेरे को समझा नहीं। वो सब आएगा, वो तब अभी फिलहाल ये याद रखो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जीरो हो रहा है तो पहले कौन जीरो होता है, टेंशन। वेलोसिटी पहले जीरो नहीं होता, याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले कौन जीरो होता है, वेलोसिटी। टेंशन कभी भी जीरो नहीं होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले कौन जीरो होता है, टेंशन। वेलोसिटी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये है, ये यहां पहुंच गया और इसका अगर जीरो हो रहा है तो पहले कौन जीरो होगा, ऑब्वियसली टेंशन। अब जीरो हो गया तो ये स्ट्रिंग क्या हो गया, स्लैग। फ्लैग हो गया ना। स्लैक हो गया, तो स्ट्रिंग का तो आपको कोई फोर्स लगेगा नहीं। अब इसका जो मोशन है वो सर्कुलर होगा क्या? नहीं सर, सर्कुलर नहीं हुआ। अब इसका मोशन कैसा होगा, ये आके रुक जाएगा, ये सीधा नीचे गिरेगा, वही कैसा मोशन? पैराबोलिक होगा सर। तो टेंशन जीरो है और वेलोसिटी है ना, हाँ, हाँ तो पैराबोलिक। पैराबोलिक होगा सर। अब ये क्या करेगा, ऐसे पैराबोलिक मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते वक्त कभी भी सर्कल के बाहर निकलेगा, यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करके कभी सर्कल के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कभी? सर्कल के बाहर नहीं आ सकता क्योंकि तभी टेंशन लग जाएगा वापस। हाँ, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। मेरा प्रोजेक्टाइल अच्छा नहीं बन रहा है, बट ये प्रोजेक्टाइल मोशन, और जैसे ये किसी भी पॉइंट पे सर्कल से बाहर जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? टेंशन है ना, टेंशन आ जाएगा। क्योंकि इसमें टेंशन वापस आ जाएगा, स्ट्रिंग वापस टाइट आएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन वापस आ जाएगा। अब स्ट्रिंग में टेंशन वापस आ गया तो फिर ये सर्कुलर मोशन करेगा, और फिर स्ट्रिंग वापस टाइट हो जाएगा तो अब स्ट्रिंग की वजह से ये सर्कुलर मोशन करेगा। अब एक बात बताओ, इसको हमें कुछ ऐसा वेलोसिटी देना है ताकि ये जस्ट पूरा सर्कल कर पा रहा है। अब जस्ट पूरा सर्कल कर पा रहा है, ऐसा वेलोसिटी देना है ताकि ये जस्ट पूरा सर्कल कर पा रहा है, तो इसको हम हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा देंगे। जस्ट सर्कल करवाना है तो उसका हम किस चीज को जीरो करेंगे, वेलोसिटी को कि टेंशन को? टेंशन।
टेंशन को क्यों जीरो करेंगे, वेलोसिटी को क्यों नहीं जीरो करेंगे? तो क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा ना फिर सर्कुलर मोशन, अगर वेलोसिटी वो टाइम पे जीरो है, मतलब टेंशन उसके पहले कहीं जीरो हो रही होगी ऐसा। अगर मैं इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो करूंगा ना, तो टेंशन पहले जीरो होता, तो टेंशन पहले ही कहीं जीरो हो गया होगा। टेंशन पहले जीरो हो जाएगा, सर्कुलर मोशन करेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल करेगा। तो हमने तो सर्कल तो किया ही नहीं। तो हमें अगर स्ट्रिंग के केस में इसको पूरा सर्कल करवाना है, तो हाईएस्ट पॉइंट का हम क्या हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाते हैं, और हाईएस्ट पॉइंट के क्या क्या जीरो करते हैं? टेंशन जीरो करते हैं, तो वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। अब तुम क्या मोमेंटरीली बोला था, बोलो। हाँ सर, हमें मतलब ऐसा पॉइंट लिखाया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे ना टेंशन मोमेंटली जीरो होता है, मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, तो वो बोल रहा था, तो वो समझा नहीं था सर। मोमेंटरी जीरो होता है, इसका मतलब ये है, क्या बोलूं मैं, मतलब यहाँ का टेंशन जीरो हो गया, तो ये सर्कुलर मोशन करना चाहेगा क्या प्रोजेक्टाइल मोशन करना चाहेगा? सर्कुलर करेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो होगा। अरे अभी तो हमने पढ़ा, जब टेंशन जीरो होता है तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है। हाँ फ्लैग, हाँ बराबर, प्रोजेक्टाइल करेगा। हाँ, और इस समय इसके बाद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस समय ये जो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होना चाहेगा ना, वो ऐसे लेफ्ट डिस्प्लेस होना चाहेगा, पर जैसे ही ये लेफ्ट डिस्प्लेस होगा, स्ट्रिंग वापस राइट हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। तो टेंशन वापस आ जाएगा कि नहीं? हाँ आ जाएगा। हाँ, तो इसकी जस्ट पहले वाले इंस्टेंट का टेंशन जीरो नहीं है, बाद वाले इंस्टेंट का भी टेंशन जीरो नहीं है। इस इंस्टेंट में जस्ट एक इंस्टेंट के लिए टेंशन जीरो है, तो टेंशन मोमेंटली जीरो है, वो भी बस उतना ही है। अच्छा, मतलब उस एक पर्टिकुलर छोटे से इंस्टेंस के लिए वो टेंशन जीरो है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं ना हाँ, मोमेंट। उस इंस्टेंट, हाँ, और टेंशन इसलिए जीरो और किया है बेसिकली ताकि ये, वो कंप्लीट कर पाए ना सर्कल। हाँ, और टेंशन बेसिकली जीरो है कि जीरो को अप्रोच कर रहा है? हाँ, मतलब जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। तो लेकिन हमने अभी देखा कि सेकंड क्वार्टर में वो टेंशन जीरो हो जाता है। हो जाता है, अगर हो रहा है तो पहले टेंशन जीरो होगा। चलो, पहले टेंशन जीरो होता है, वेलोसिटी बाद में जीरो होता है अगर हो रहा है तो। सर उसका रीजन बताइए ना कि समझ- पहले टेंशन जीरो क्यों होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। उसका रीजन बस बताने वो के लिए ठीक मुझे से मेहनत करना समझाइए। पड़ेगा, फिर उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, फिर उसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इससे डिराइव हो। देखो, जैसे ये वेलोसिटी को यू मान लो, एनर्जी कंजर्वेशन करो और ये वेलोसिटी निकालो। ये वेलोसिटी बेसिकली यहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से। हाँ, कुछ यहाँ से भी आ भी जाएगा इजीली। v आएगा अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 2gl माइनस 2gl cos थीटा। ये याद है क्या? हाँ माइन, हाँ अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे, एफसी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे एफसी वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो होगा t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ पे डायरेक्टली एम वी स्क्वायर बाई एल का वैल्यू निकाल लेता हूँ। एम वी स्क्वायर बाई एल का वैल्यू यहाँ से आएगा, ये गलत हो गया है सर, वो 2gl cos थीटा माइनस 2gl रहेगा ना, प्लस होगा ना वो। हाँ, वही यहाँ पे माइनस है, माइनस 2gl होगा। माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस। v आपने यहाँ से एम वी स्क्वायर बाई एल का वैल्यू निकाल, हाँ, तो 2gl cos थीटा माइनस 2gl रहेगा। हाँ 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 सही है। हाँ, यहाँ से एम वी स्क्वायर बाई एल का वैल्यू आएगा एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg प्लस 2mg cos थीटा। इस एम वी स्क्वायर बाई एल का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे।
हाँ सर। टेंशन यहाँ से आ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ करेंगे, तुम करके देख लेना। 3 mg cos थीटा, हाँ। तो हम टेंशन इतना आ गया और वेलोसिटी इतना आ गया। अब जब हाँ। ऊपर जा रहे हैं तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो cos थीटा क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। अब cos थीटा हाँ। डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा और टेंशन भी डिक्रीज होगा। बट देखो वेलोसिटी में जो नंबर आ रहा है ना वो 2 आ रहा है और टेंशन में जो नंबर आ रहा है वो 3 आ रहा है। हाँ, तो टेंशन ज्यादा ज्यादा फास्टली कौन डिक्रीज? टेंशन, हाँ। पहले टेंशन जीरो होता है फिर वेलोसिटी। अब हम लोग रॉड का केस लेते हैं। रॉड में देखोगे ना, रॉड में जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, रॉड अगर ये रॉड होगा तो, अगर ये रॉड होगा जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो रॉड में भी पहले कौन जीरो होगा, टेंशन की वेलोसिटी? टेंशन ही जीरो होगी पहले, और इसके बाद कुछ वेलोसिटी होगा। अब ये क्या करना चाहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ये ऐसे करना चाहेगा तो ये सर्कल में ऐसे अंदर की तरफ आना चाहेगा, रॉड आने देगा? नहीं नहीं सर। तो फिर ये ऐसे अंदर नहीं आएगा क्योंकि रॉड इसको अंदर आने नहीं देगा, ये रॉड को कंप्रेस करना चाहेगा। तो रॉड इसके ऊपर किस तरफ फोर्स लगा देगा? बाहर की तरफ। हाँ, रॉड इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगा देगा और ये ऐसे अंदर नहीं आएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा। तो फिर ये कौन सा मोशन करेगा? इसके बाद इसका मोशन सर्कुलर होगा कि प्रोजेक्टाइल होगा? सर्कुलर होगा। अरे होगा। और फिर ये आगे जाके कहीं पे वेलोसिटी वापस, वेलोसिटी जीरो हो सकता है कि नहीं? हाँ, वेलोसिटी जीरो हो सकता है। सर्कुलर के लिए कहीं और पे नहीं होना चाहिए, बट वरना वापस आ जाएगा। हाँ, ऐसे नॉर्मली बोल रहा हूँ, नॉर्मली कहीं पे जाके वेलोसिटी जीरो हो सकता है कि नहीं? हो सकता हाँ, है। हो सकता है। वेलोसिटी जीरो हो गया तो अब ये कैसे मूव करेगा? अब ये प्रोजेक्टाइल करेगा, सर्कुलर करेगा कि वापस नीचे गिर जाएगा? ऑसिलेटरी वापस गिर जाएगा। वापस गिर जाएगा सर। सर रॉड में हम टेंशन टी जीरो कैसे मान? क्या टेंशन पहले जीरो? क्या बोल रहे हो? मतलब वो रॉड है ना सर, तो उसमें मतलब टेंशन जीरो हम लोग मानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग स्ट्रिंग में मानते थे तो टेंशन जीरो होता था तो स्लैक हो जाता था, तो रॉड में इसको कैसे मान? तो रॉड में भी टेंशन जीरो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मासलेस रॉड है, इसके यहाँ पे एक ब्लॉक लग दो, ब्लॉक में नीचे एम है तो रॉड में टेंशन कितना होगा? सर mg के इक्वल होगा। अब एक मैं अपने हाथ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देता हूँ mg, अब हाथ से फोर्स mg लगा दिया तो ये दोनों mg एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, अब टेंशन कितना होगा? जीरो हो जाएगा। अब रॉड का टेंशन जीरो, मतलब रॉड ब्लॉक पे कोई फोर्स लगा रहा है? नहीं सर। तो पूरा सर्कुलर मोशन करने के लिए स्ट्रिंग के लिए जो लिमिटिंग कंडीशन है वो क्या होता है? टॉप का किस चीज को जीरो करते हैं हम? टेंशन। स्ट्रिंग में ये लिमिटिंग कंडीशन है और रॉड में टॉप का किस चीज को जीरो करते हैं? वेलोसिटी को। ये लिमिटिंग कंडीशन। बाकी हम लोग क्लास में करेंगे। कुछ होमवर्क करोगे फ्राइडे के लिए? हाँ सर।
क्या हाँ, करोगे? सर अब वो रॉड वाला फिर से बताना, मतलब जो पहले पिछले समझा। एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। होमवर्क कुछ और करो, सर्कुलर का कुछ हाँ सर, बोलो। सर्कुलर में ही दे दीजिए सर्कुलर का पार्ट पावर 1 ही रहने कंप्लीट कर दीजिए ना लेंगे। सर। क्या? और वर्क पावर का एक्सरसाइज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं तो सर्कुलर नहीं दे रहा हूँ मैं, और कुछ बोलो। वर्क पावर का एक्सरसाइज वर्क पावर का एक सर्कुलर मोशन का मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा दिया, वो वाला हाँ, तो सेक्शन वो ले लेना। वर्क फॉर एनर्जी का क्या? एक्सरसाइज Exercise 2 2 का पार्ट ही 2 पार्ट 3 हाँ चलेगा। पार्ट 1 ही नहीं हुआ अभी तक, पार्ट 1 पार्ट 1 हमने पहले दिया था ना, इसलिए कर लिया है सर पार्ट 1। वो डिस्कस नहीं हुआ ना आज। हाँ सर, बट मतलब आपने पहले दिया ना तो थोड़ा ज्यादा देंगे ना ऐसा, और आगे इतना ही कर लेना, फिर वही बात है कि मैं ज्यादा नेक्स्ट क्लास में भी ये होगा सर, ये किया वो नहीं किया, इतना ही कर लेना बहुत है। ठीक है। ठीक है सर। फिर हमने बीच में वो हाँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी शुरू किया था, उसके आगे किया नहीं फिर वो। हाँ बोलो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्या डिस्कस करना है? पार्ट 2 कर लेते हैं सर, हाँ, एक्सरसाइज 2 का, exercise वो two, वहीं part से 2 बचा है ना, पार्ट 1 और सही रहेगा, सही बोल। ठीक है। अब कोई कुछ पूछ रहा था, डाउट बोलो, क्या डाउट है? तो वो जो रॉड के लिए आपने समझाया ना, वो एक बार फिर से सुनो। मैं वापस